नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नई वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरी जो अपाचे 204V है इसके ओनरशिप रिव्यू के बारे में। बहुत सारे भाई कमेंट करके ये बोल रहे थे कि आप कौन सी बाइक चलाते हो, उसका ओनरशिप रिव्यू दिखाओ, अपनी बाइक दिखाओ। बहुत सारे भाइयों को ये पता है कि मैं अपाचे 204V यूज़ करता हूँ। ये मतलब BS4 मॉडल है, अभी तो BS6 आ चुकी है, यानी कि देखा जाए तो फेसलिफ्ट थोड़ा सा हो चुका है। तो बहुत सारे भाई बोल रहे थे ओनरशिप रिव्यू भी बना, तो आज की वीडियो में मैं इसका ओनरशिप रिव्यू आपसे शेयर करने वाला हूँ कि ये बाइक मतलब मैं चला रहा हूँ करीब 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया। 2 साल 2 महीने हो चुके हैं इस बाइक को मेरे पास। तो मैं मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि ये बाइक क्या सही मायने में अच्छी है या नहीं है। तो पूरा डिटेल जो ओनरशिप रिव्यू है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो इस वीडियो में मैं आपको मतलब क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्राइस बताऊँगा, दूसरी चीज़ कौन सी ऑप्शन थी इसके अलावा भी मैं सोच रहा था जिसके बारे में, तीसरी चीज़ क्या अच्छी है क्या बुरी है, और जो चौथी चीज़ है क्या स्कैम हुए थे जब मैं इस बाइक को लेने गया था, मतलब शोरूम वाले मतलब स्कैम भी किए थे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मतलब क्या ये बाइक अभी जो BS6 के साथ में आती है हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले इसकी प्राइस से। ये बाइक मैंने ली थी 2019 में, करीब मतलब जुलाई के महीने में लिया था, शायद 30 जुलाई को लिया था। उस टाइम में इसकी जो प्राइस थी वो करीब 1,35,000 रुपीज़ की थी, 1,35,000 की आती थी। अभी के डेट में देखोगे तो इसकी जो प्राइस है 1,60,000 यानी 1,60,000 रुपये की ये ऑन रोड आती है। प्राइस देखा जाए तो 25,000 रुपये बढ़ चुका है, लेकिन 25,000 बढ़ा भी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर फीचर्स भी बहुत सारे ऐड किए गए इस बाइक में। जब मैं ये लिया था ना तो उस टाइम में इसमें जो एक्स कनेक्ट फीचर है, दिखा देता हूँ। मेरी बाइक में एक्स कनेक्ट फीचर नहीं आता है इसमें, यहाँ पर आप स्टिकर देख सकते हो, इसमें एक्स कनेक्ट फीचर बिल्कुल भी नहीं आता था। जिस टाइम मैंने ये बाइक लिया उसके करीब 10 या 15 दिन बाद ये वाला जो मतलब मॉडल है एक्स कनेक्ट वाला मार्केट में आ गया था। मतलब उस टाइम में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि थोड़ा और वेट कर लेता तो वो वाली बाइक मतलब वो मॉडल शायद से मेरे पास आ जाती। बट कोई दिक्कत नहीं यार, जो चीज़ अपने पास आ गई उसी में अपने को खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अभी के डेट में देखोगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट एक्स कनेक्ट आ जाता है, डुअल चैनल ABS विथ RLP आ जाता है, एडजस्टेबल सस्पेंशन लीवर्स, बहुत सारी चीज़ें अब ऐड हो चुकी है इस बाइक में। तो मतलब इस बाइक का मतलब जो पैकेज है काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी मैं कौन कौन सी बाइक के बारे में सोच रहा था। देखा जाए तो जिस टाइम मैं इस बाइक को मैं लेने के बारे में सोच रहा था उस टाइम मैं बहुत सारे रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए मार्केट में। तो उस टाइम में सिर्फ एक बाइक थी जो इसके टक्कर में थी, वो थी NS200। NS200 मैंने क्यों नहीं लिया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस बाइक को मैंने क्यों लिया। ये देखा जाए तो हमारे मतलब ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में ये दूसरी बाइक है अपाचे 204V, भैया के पास भी है और ये सेकंड बाइक जो है वो मेरे पास है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये 2 बाइक है। और उस बाइक को मतलब एक बार मैं फ़र्स्ट टाइम लेके गया था लॉन्ग राइड पे, तो उस टाइम में उस बाइक से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। फिर भी मैं जब आया तो उसके बाद में भी जब मैं बाइक लेने के बारे में सोच रहा था तो NS200 बीच में आके रोड़ा बन रहा था, मुझे लेना है तो NS200 लूँ या फिर ये। तो उस टाइम में 3-4 भैया लोग से पूछा जिनके पास NS200 है, तो उनसे मैंने बात की तो वो बोले कि भाई NS200 मत लो, ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे बोला। तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा ना डर गया कि NS200 क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा करके मैं देखना मतलब उनसे पूछा भी कि क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का एक ही कमेंट था कि रिलायबिलिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं रहती है, तो इस वजह से वहाँ पर NS200 की बात जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कट गई। और दूसरी जो चीज़ थी उसमें मतलब मैं बाइक लेना चाह रहा था तो उसमें क्या मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के बारे में भी सोच रहा था। तो उसमें क्या होता कि ना अंडर बेली एग्जॉस्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बाइक में अगर आप देखोगे
तो इसमें क्या है कि अंडर बैली एग्जॉस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसका जो एग्जॉस्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो अंडर बैली एग्जॉस्ट होने का मतलब फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। लेकिन ना यहाँ पर देखा जाए तो मुझे चाहिए था कि जो एग्जॉस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर साइड में रहे, ताकि मैं ऑफ रोडिंग वगैरह पर भी बाइक को आराम से लेके जा सकूँ। तो इस वजह से एक वो भी पॉइंट था किसकी वजह से मैं उसको नहीं लिया। मतलब देखा जाए तो मैं खुद एक मैकेनिक हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे बजाज के बारे में पता है कि वो रिलायबिलिटी वगैरह के साथ थोड़ा सा तो खिलवाड़ करते हैं। अभी के डेट में देखा जाए तो NS 200 के बहुत सारे लवर हैं जो कि अभी मुझे बहुत सारी गालियाँ लिखने वाले हैं। बट देखो यार, जिसकी जैसी सोच होती है, जैसा कि ना मेरी जो सोच है अपाचे को लेकर अच्छी है, तो मैं अपाचे के बारे में अच्छा बोलूँगा। अगर कोई भाई है ऐसे हैं जिनको NS अच्छी लगती है, वो NS को लेकर काफ़ी अच्छा बोलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस टॉपिक को अभी यहाँ पर बंद करते हैं। तो ये जो कारण था जिसकी वजह से मैंने NS 200 को नहीं लिया, RTR 200 4V को चूज़ किया था। यहाँ पर देखा जाए तो इस बाइक के साथ में मैंने 3-4 बार लॉन्ग राइड भी किया हुआ है। मतलब बहुत सारे भाई ये भी सोचते हैं कि मतलब ऑयल कूल्ड इंजन है तो लॉन्ग राइड वगैरह पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, इंजन हीट हो जाएगा, ऐसा वैसा। बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बाइक के साथ मैंने एक बार वाराणसी मतलब इस बाइक को लेके गया था, नॉन स्टॉप राइड की थी। मतलब यहाँ से सवेरे मैंने 4:30 बजे जो गाड़ी स्टार्ट की और 9:30 बजे रात को ये गाड़ी वहाँ बनारस मतलब वाराणसी में जहाँ मतलब मेरा गांव है वहाँ पर ये बंद हुई थी। उसके बाद से फिर मतलब देखा जाए तो मतलब मेरे मन में भी एक डर था कि गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ इस बाइक के साथ में। ओवरऑल देखा जाए तो मतलब मैं ना मतलब रायपुर से जब बाइक को लेके गया था, करीब 20 दिन वहाँ रहा था, 20 से 25 दिन के अंदर में मैंने उस बाइक को रायपुर से लेकर मतलब वापस रायपुर लेके आने तक करीब 2500 किलोमीटर मतलब 2500 किलोमीटर इस बाइक को मैंने चलाया था। और ये नई बाइक थी जिसको मतलब मैं 600 किलोमीटर चलाने के बाद में ही इसको सीधा नए मतलब लॉन्ग राइड पर लेके चले गया था। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डर था कि इंजन वगैरह ख़राब ना हो जाए, नई गाड़ी है। इसकी जो सेकंड सर्विस है वो देखा जाए तो मतलब जौनपुर सिटी है हमारे यहाँ, वहाँ पर कराई गई थी। तो ये भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा थ्रिलिंग एक एहसास था, एक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने इस बाइक के साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये बात मैंने आज तक अपनी फैमिली का नहीं बताया था कि मैं इस बाइक के साथ सोलो गया था। ये मैंने ये बताया था कि मैं इस बाइक के साथ में हम लोग 2 जन गए थे, ये मतलब एक पिलियन के साथ जा रहा हूँ, लेकिन मैं गया था सोलो और आया भी सोलो था। तो यहाँ पर सोलो जाना भी बहुत ही ज़्यादा एक थ्रिलिंग वाला काम है, क्योंकि आपको रोड तो पता है, मतलब रोड के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि वहाँ पर कैसा मतलब माहौल रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ में। तो ये चीज़ भी मतलब एक पहला एक्सपीरियंस था जो कि काफ़ी मज़ेदार था। डर तो लगता है, लेकिन अगर आप एक बार सोलो राइड पर जाते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है। दूसरी बार मैं जब इसको लॉन्ग राइड पर लेके गया था वो था यहाँ से रायगढ़ का, करीब 250 किलोमीटर का था। वो उतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं था, बट फिर भी लेके गया था। तो करीब 500 किलोमीटर की राइड थी। इसको भी अपन लॉन्ग राइड में तो आप बोल ही सकते हैं। तो ये जो मतलब 2 बार मैं इसको लॉन्ग राइड पर लेके जा चुका हूँ। उसके बाद तो कोविड वगैरह लग गया, और क्या मैं गैराज में भी काम करता था, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग राइड पर नहीं जा पा रहा था। कॉलेज वगैरह भी छूट चुका था, मतलब कॉलेज क्या था कि कॉलेज से अपना टाटा बाय बाय हो चुका था, मतलब लास्ट ईयर था, कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैं वापस से गैरेज के काम में लग गया। मतलब पहले हाफ टाइम था, फिर उसके बाद फुल टाइम हो गया। फिर उसके बाद कोविड आ गया, जैसा कि आपको सभी को पता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ज़िंदगी खसक के चलती जा रही थी। तो ये जो चीज़ें थी इस बाइक के साथ में मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। अगर इसके सर्विस वगैरह से रिलेटेड बात की जाए तो इसकी जो सर्विस है काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सर्विस कॉस्ट वगैरह देखा जाए तो बहुत ही मिनिमल है, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखा जाए तो मतलब कंपनी वाले जो रिकमेंड करते हैं ऑयल फ़िल्टर वगैरह सारी चीज़ें, तो करीब 700 रुपये में देखा जाए तो इसकी जो सर्विस है वो हो जाती है। 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच में इसकी सर्विस होनी रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं देखा जाए तो काफ़ी कम है, सर्विस कॉस्ट वगैरह काफ़ी कम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ चीज़ों में ये बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ वो क्या चीज़ें हैं।
देखा जाए तो इसका जो चैन है ना, इसके चैन से मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है। TVS वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को इसकी मतलब जो चैन है ना, पर्सनली इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है। क्योंकि अगर आप इसमें नई चैन भी लगा देते हो, नई चैन मतलब सेट लगा देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन बिना आवाज़ की चलती है, उसके बाद में फिर से काएँ कचर आना चालू हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी। देखा जाए तो ये जो चैन है करीब 2610 रुपये यानी 2610 रुपीज़ का आता है। तो उस हिसाब से अगर इसकी क्वालिटी भी अगर मेंटेन की जाती है यार, तो काफ़ी अच्छा रहता। TVS को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हालांकि अभी के डेट में देखा जाए तो अभी जो BS6 वाली जो नई चैन आती है उसमें देखा मतलब जो नई बाइक आती है उसमें ब्रास कॉपर की चैन यूज़ की जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर देखा, मैं उसको ढूंढा था लेकिन वो मिला नहीं मुझे। बाद में मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ कंपनी से आती है, उसके बाद आपको सिर्फ यही वाली चैन लगाना पड़ेगा। अभी कंपनी उसको ऑफिशियली बाहर में मतलब स्पेयर पार्ट में अवेलेबल नहीं करा रही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी कंपनी वालों की। इस बाइक की मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हमारे ग्रुप में मतलब देखा जाए तो ये फैमिली में दूसरी देखा जाए तो अपाचे 204V है। तो इसमें जो लुक्स है यार इसके जो मतलब काफ़ी अच्छे हैं, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एग्रेसिव लुकिंग डिज़ाइन है, शार्प एज आपको नज़र आ जाता है। उतना ज़्यादा तड़कती भड़कती ये बाइक नहीं दिखती है। अगर आप इसका रियर टायर हगर वगैरह निकाल देते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस बाइक का जो रियर टायर हगर है वो निकाला हुआ है, तो ये बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा बल्कि और अलग ही मतलब इसका जो लुक है वो आ जाता है। दूसरी चीज़ है कि मतलब रिलायबिलिटी TVS की देखा जाए तो ये चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि इनके जो बोल्ट्स भी हैं ना आपको बाहर में नहीं मिलते। ये इस बात में तो सच्चाई है। अगर आप इसका बोल्ट भी बाहर में ढूंढते हो ना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको डीलरशिप में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इंजन रिलायबिलिटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो इंजन रिलायबिलिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी है TVS की। मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया इस बाइक में। अभी तक देखा जाए तो सिर्फ मैं ऑयल और जनरल जो चेकअप होता है वही सारी चीज़ें होती है। BS4 है तो इसमें स्कैनिंग वगैरह का तो कोई प्रोसेस नहीं है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी मैंने इसमें मोटूल का इंजन ऑयल डलवाया था। मैं एक बार ट्राई करने का सोच रहा था कि मोटूल के बारे में बहुत सुना हुआ था, तो इस वजह से प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यार, पहले बता देता हूँ। मैं सोचा था ट्राई करने का, तो इस वजह से मैंने मोटूल का ऑयल इसमें डाला हुआ है। तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है मुझे। इंजन ऑयल डालने से वैसे कोई परफॉर्मेंस में कोई उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं होता। ये चीज़ मतलब बस आपका मन का वहम है कि मैंने इंजन ऑयल डलवाया है तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके मन को संतुष्टि मिलता है कि हाँ हमने बाइक को सर्विस कराई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में, ऐसा सिर्फ आपको फील होता है। बाकी इंजन में इंजन ऑयल डलाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फीचर वगैरह भी देखा जाए तो उस टाइम में मैं मतलब जब बाइक देख रहा था तो इसमें क्या है डुअल चैनल ABS भी आ जा रहा था। हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था इसमें डुअल चैनल, मतलब मैं ABS वाली मॉडल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। जब मैं ये बाइक लेने गया तो उस टाइम में देखा जाए तो गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ गई थी कि जो भी मतलब बाइक रहेगी डीलरशिप में, अब जो बाइक बिकेगी वो ABS के साथ में होनी चाहिए अगर हायर CC में है तो, और अगर लोअर CC में है तो यानी कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम होनी चाहिए। ये मैंडेटरी कर दिया था, तो इस वजह से मैंने ABS वाली मॉडल भी ले ली, कोई दिक्कत नहीं। ABS का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है इस बाइक का। तो मतलब ABS वाली मॉडल लेके ऐसा नहीं है कि मुझे पछतावा हुआ कि 10,000 रुपये ज़्यादा लग गए मेरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ABS वाली मॉडल लेके मैं संतुष्ट हो गया, बिकॉज़ बहुत सारे जगहों में मतलब 2-3 बार तो हमारे KTM के छपरी राइडर्स दो बार कट मारे, तो उस टाइम में देखा जाए तो ABS ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं बच गया। अगर इस बाइक में अगर ABS नहीं होता ना उस टाइम ऑटोहॉलिक मनीष का नामो निशान ख़त्म ही हो जाता। तो यहाँ पर देखा जाए तो ABS काफ़ी अच्छी चीज़ है इस मामले में, देखा जाए ब्रेकिंग वगैरह के मामले में। और देखा जाए तो इस बाइक में क्या चीज़ मुझे बुरी लगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर इस बाइक में सबसे बुरी मुझे चीज़ लगी, अगर आप एक बाइकर हो तो आपको हमेशा मिरर की तो ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को मिरर की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं उनके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाइकर है उनको तो मिरर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मिरर जो है ना, देख सकते हो ये ढीले पड़ जाते हैं। ये चीज़ बहुत ही बेकार लगी। जैसे कि होंडा वगैरह में अगर आपने देखा होगा तो मिरर्स के यहाँ साइड्स में यहाँ पर स्क्रू वगैरह रहता है, जिसको अगर आप थोड़ा सा अगर ये ढीला भी होता है तो उस टाइम में अगर आप इसको टाइट कर दो तो ये एकदम टाइट हो जाते, हिलते नहीं है, लेकिन ये लूज़ पड़ जाते हैं। जैसे ही आप गाड़ी चलाने लगोगे तो ये थोड़ा ऊपर रहेगा, और गाड़ी चलाने के टाइम में मतलब जब गाड़ी मतलब रुके रहती है उस टाइम में ये ऊपर रहते हैं, और जैसे ही चलाने लगोगे ये
ऐसे हो जाते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी। दूसरी जो चीज़ है चैन, तो मतलब यार यहाँ पर देखा जाए 2600 रुपये की चैन है, तो अगर TVS इसको इम्प्रूव कर दे, आवाज़ वगैरह में थोड़ा सा कमी ला दे, या फिर वो ब्रास है कॉपर वाली जो चैन है अगर वो दे देता है तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो इसके जो चैन में इसी चैन में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए तो ही काफ़ी अच्छी बात है। तुम क्योंकि मतलब 2600 रुपये का चैन है यार, तो कुछ अगर कुछ दिन तक भी चले ना तो काफ़ी अच्छी बात है। नहीं तो कोई मतलब नहीं होता यार अगर आप इतना महंगा चैन लगा रहे हो अपनी बाइक में। तो तीसरी जो चीज़ है, इसकी जो सीट है ना काफ़ी ज़्यादा बेकार है, एकदम ही बेकार है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, इतनी हार्ड कुशनिंग है ना, लॉन्ग राइड पे क्या छोड़ो, अगर आप इसको ना 50 किलोमीटर भी अगर आप रगड़ के चलाते हो तो राइडर पिलियन के साथ भी चलाते हो तो राइडर की तो हालत ख़राब होगी, पिलियन की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। देख सकते हो ये जो सीट है जो है ना, काफ़ी जो कुशनिंग है वो हार्ड मिल जाती है। यहाँ पर इंजन अगर इसका मतलब देखा जाए तो इसमें BS4 इंजन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोरेटर सिस्टम आ जाता है। FI वाला कोई हिसाब किताब तो नहीं है। इस मतलब जिस टाइम मैंने इसको लिया था तो उस टाइम में ये देखा जाए तो FI के साथ में भी आती थी, लेकिन मैंने इसका कार्बोरेटर वर्जन ही लिया था। ये 199 सीसी का, मतलब इसमें 200 सीसी का इंजन मिल जाता है, 21 bhp की पावर जनरेट करता है और ये 18.7 Nm का टॉर्क ये जनरेट कर देता है। माइलेज यहाँ पर देखा जाए तो इस बाइक में अभी मतलब हाल फिलहाल में मैंने इसका कार्बोरेटर वगैरह क्लीन कराया था, तो अब जो माइलेज है वो थोड़ी सी अप हो गई है। 30 to 35 की MPL तक की माइलेज आराम से मिल जाती है। इसी बाइक से मतलब मैं सारा जो शूट वगैरह करने जाता हूँ तो इसी बाइक से मैं मतलब सारा जो दौरा है, निकलना घूमना फिरना जो भी है इसी बाइक से होता है। तो माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सिटी में थोड़ा सा रुला देती है बट कोई दिक्कत नहीं, हाईवे वगैरह में तो काफ़ी अच्छा माइलेज मुझे मिल जाता है। अब जो स्कैम है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या स्कैम हुए थे मेरे साथ में, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इस बाइक को नया परचेज़ करने गया था, जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें मतलब मैंने देखा। उसके बाद में मतलब मैं ना मतलब एक शोरूम में गया, मतलब शोरूम का मैं नाम तो लूँगा नहीं, वैसे भी वो वीडियो देखते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मैं शोरूम में गया तो वहाँ पे पर्टिकुलर मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की, मुझे ये गाड़ी लेनी है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें हो गई। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा 30 जुलाई को मैंने गाड़ी का सारा मतलब पेपर वर्क वगैरह कराया। इससे पहले मैं चला रहा था इग्नाइटर हीरो की जो आती है 125 सीसी की, वो वाली बाइक को मैंने मतलब एक्सचेंज किया था और उसके बाद ये वाली बाइक मैंने ली थी। उस टाइम में चल रहा था ऑफ़र इनका, कुछ मतलब ऑफ़र में ये था कि अगर आप पुरानी बाइक लेके आते हो तो उसमें आपको 3000 to 4000 रुपीज़ आपको मतलब एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर देते हैं। तो ऐसा करके एक ऑफ़र चल रहा था। तो मैंने कहा कि ऑफ़र वगैरह चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे रहे हो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी रखो। दे दिया मैंने सारी चीज़ें। उसके बाद में गाड़ी का कुछ वैल्यूएशन निकला था 26,000 रुपीज़ का, और उसमें एक्स्ट्रा जो बोनस था वो करीब 3000 रुपीज़ ऐड होना था। जब सारा पेपर वर्क सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, मैं गया वहाँ शोरूम में, जब मतलब जो पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें करवाई मैंने, उसके बाद में वहाँ पर जो फाइनेंसर था उसने मतलब वापस से फ़ोन लगाया सेल्समैन को कि भैया क्या मतलब एक गड़बड़ हो गई है। मतलब फिर वो गया, फिर जो शोरूम का ओनर है मतलब वहाँ के जो ओनर है वो मुझे बोलते हैं कि उनको बुलाओ करके, मतलब जो गाड़ी लिए मतलब मुझे ऐसा करके मुझे बुलाया गया ऑफिस में, और उन्होंने मुझे ये बोला कि सर वो जो ऑफ़र है वो आपके लिए मतलब वैलिड नहीं है। मैंने कहा वैलिड नहीं मतलब आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोला मैं क्या अलग से दिख रहा हूँ आपको कि मेरे लिए ये वैलिड नहीं है, ऐसा वैसा करके मैंने सारी चीज़ें बोली उनको। तो बोलते कि ये तब मतलब वैलिड होगा जब आप 1 लाख रुपए तक की फ़ाइनेंस कराते हो अपनी बाइक में। तो फिर मैंने कहा कि ये चीज़ आप मुझे पहले बता देते तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि मैं उस हिसाब से सारा प्रिपरेशन करके गया था, घर से पैसे वगैरह उसी के हिसाब से मैं लेके गया था। उनके चक्कर में मुझे 6000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ रहा है अभी के डेट में, क्योंकि गाड़ी मैंने इंस्टॉलमेंट में ली थी। तो वो जो 3000 रुपये है तो वो मेरे अलग से छाती पे मतलब कलेजे पे पड़ गया, और अब उसका मुझे 6000 रुपये यानी 6000 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी। दूसरी चीज़ ये थी, जब मैं इस बाइक को लिया था, नई बाइक थी, तो नई बाइक के साथ में ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। हेडलैम्प यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ साइड्स में मॉइस्चर आ जाता था।
तो मैंने उनसे कहा कि ये हेडलैम्प के साइड्स में देख रहे हो यहाँ पर पानी आ जा रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कायदे से। तो वो बोलते हैं वहाँ पे मतलब उन्होंने अपने टेक्नीशियन से सारी चीज़ें डिस्कस की कि ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो उनका जो टेक्नीशियन है वो मतलब सोच रहा था कि इनको थोड़ा सा पढ़ा दें, ऐसा वैसा करके भगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ा वढ़ा के। बट मुझे तो पता है क्योंकि मैं कार का काम कर रहा था, कार के गैराज में। तो हेडलैम्प में मॉइस्चर आता है तो हम लोग क्या करते, सीधा हेडलैम्प ही मतलब चेंज करवा देते, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं होता मतलब आगे चल के वो फिर ना रिफ्लेक्टर्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने उनको कहा भैया देखो आप दूसरों को पढ़ाओ लेकिन हमको मत पढ़ाओ, हमको ये गाड़ी का जो हेडलैम्प है वो चेंज चाहिए। तो फिर ना बहुत सारी बहस होने के बाद में शोरूम के ओनर से मैंने सीधा वो कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा आपके चक्कर में मैं 6000 रुपये ज़्यादा भर रहा हूँ और उस ऊपर से ये हेडलैम्प भी ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ सर, मैं ठीक है एक बार आप देखता हूँ। तो सारी चीज़ें डिस्कस होने के बाद में उन्होंने फिर ना राय मशवरा सारी चीज़ें देखा। तो फिर उनका जो टीम है मतलब जो TVS की जो टीम होती है, ये सारी जो चीज़ें डिटेक्ट करके वो सारी चीज़ें मतलब बताते कि हाँ ये डिफेक्ट है या नहीं है। तो उन्होंने सारी चीज़ें जब डिस्कस वगैरह की तो वो बोले कि इसकी जो हेडलैम्प है वो चेंज करनी पड़ेगी आगे चल के, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने वापस से उसी टेक्नीशियन को बुलाया, मैंने कहा कि अब बताओ ये चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो बोलते हाँ। तो मैं बोला तो आप लोग इतना बहस करते ही क्यों हो। तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा सर गाड़ी को 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं नई गाड़ी लिया हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, साधन ही नहीं है और मुझे काम पे भी जाना है गैरेज वगैरह, तो उस टाइम में मुझे बाइक की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे टाइम में आप मुझसे बाइक 3-4 दिन के लिए लोगे, वो सिर्फ वो भी छोटी सी हेडलैम्प के लिए, तो इसके लिए मैं तो बिल्कुल भी बाइक नहीं देने वाला। मैं गाड़ी अगर छोड़ूंगा अभी तो 1 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं छोड़ सकता। तो बोले ठीक है सर अपन कुछ करते हैं। तो वो बोले कि सर सिर्फ आप मतलब 4 घंटे के लिए गाड़ी छोड़ देना। तो फिर मैंने 4 घंटे के लिए वहाँ पर गाड़ी छोड़ी और हेडलैम्प वहाँ पर चेंज हुआ, इंजन ऑयल वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो गई। तीसरा जो स्कैम हुआ था वो हुआ था शोरूम की ही तरफ से हुआ था, वो था इसके इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में कैसे स्कैम हुआ था मैं आपको बताता हूँ। वहाँ का जो सेल्स पर्सन था उनसे जब मैंने बात किया तो वो बोले कि इसमें ना 1 ईयर और मतलब 5 साल का इंश्योरेंस रहेगा, जिसमें 1 ईयर फर्स्ट पार्टी और बाकी जो 4 साल का रहेगा वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है। अगर आप चाहो तो इसको रिन्यू करा सकते हो, मतलब 300 रुपये देकर 300 रुपीज़ पे करना होगा वो, बाकी फिर वो क्या होगा कि वो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बन जाएगा। तो मैंने कहा काफ़ी अच्छी बात है यार, 300 रुपीज़ अपने को पे करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब जो पैरों तले ज़मीन खिसकना होता है ना, वो तब हुआ जब मैं ना वहाँ पे गया शोरूम में 1 साल के बाद। मैंने कहा मुझे इंश्योरेंस रिन्यू कराना है इस बाइक का। तो वो बोलते हैं कि हो जाएगा सर। मैं बोला कितना लगेगा। तो बोलते हैं 2000 रुपीज़ है। बोला वो तो 300 रुपीज़ बोल रहे थे। तो बोलते कि सर वो किसने बोला है आपको, ऐसा करके मैंने उनका नाम बताया। तो बोलते उन्होंने जॉब क्विट कर दिया। मैं बोला बहुत बढ़िया। ये हो गया तीसरा स्कैम। तो ये सारे जो स्कैम है ना, इससे आपको बचना पड़ेगा। अगर आप कोई ऑफ़र वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हो तो सबसे पहले उसको कंफर्म कर लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है। दूसरी जो चीज़ है, जैसा कि मैंने कहा हेडलैम्प इसमें डिफेक्टिव था, तो आप भी ये सारी चीज़ें पहले से देख लो कि आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो सही ठिकाने पे हैं कि नहीं है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, एक बार अगर आप गाड़ी ख़रीद लेना तो शोरूम वालों की यहाँ पर ना जो भी जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो सिर्फ आपको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको भेज देंगे। ये चीज़ मतलब अभी बहुत सारे शोरूम वाले इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखा जाए तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। इंश्योरेंस वगैरह वाली बात भी आप क्लियर पहले से कर लो तो ही काफ़ी बेहतर रहेगा। अब देखा जाए तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, क्या BS6 वाली अपाचे RTR 200 4V हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ यार, मतलब 200 4V गाड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे यहाँ पर 2 चीज़ की कमी लगी इस बाइक में। वो था यहाँ पर जो 6वां गियर है। सबसे पहली चीज़, अगर 6वां गियर रहता तो इस बाइक का जो टॉप नॉच है वो काफ़ी अच्छा हो जाता।
दूसरी जो चीज़ है, चलो ऑयल कूल्ड इंजन है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो लिक्विड कूल्ड इंजन की थोड़ी सी तो तलब है। बहुत सारे लोगों को चाह है कि मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन इसमें भी आ जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर इसमें आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ये बाइक बन जाती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अपाचे 204V अपने सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कर देती है। देखा जाए फर्स्ट इन सेगमेंट आपको हर चीज़ नज़र आने वाली है। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस बाइक में मैं क्या क्या चीज़ें मतलब अलग से लगवा के मैंने रखी हुई है। ये वाली जो वाइज़र है, ये जो है ये मैंने अलग से लगवाई हुई है। आपको सभी को पता है ये विंड ब्लास्ट वगैरह रोकने के लिए। एक टाइम पर आपके भाई को भी बड़ा शौक़ था मोटो व्लॉगिंग करने का, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं लगवा के रखा था। बट आगे चल के भी मैं अभी मोटो व्लॉगिंग तो करूँगा ही, बट अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए मैंने इसको क्विट करके रखा हुआ है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं इसको मैंने LED कर दिया है, देख सकते हो ये LED में हो चुका है। ये क्या था पहले ना बल्ब टाइप में आता था, मैंने इसको अब LED में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी फ्रंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गाड़ी पूरी की पूरी स्टॉक है। बस इसका जो रियर टायर अगर है वो मैंने इसमें निकाल दिया है, जिससे ये बाइक दिखने में थोड़ी सी रियर से अगर आप देखते हो तो काफ़ी हैवी लगती है। और आज हमारे साथ मिश्रा जी भी आए हुए शूट पे, तो मतलब बड़े दिनों से चर्चा हो रही थी कि इसका ओनरशिप रिव्यू शूट करते, भैया बोल रहा था ये भी, तो मैं बोला चलो आज के डेट में अपन करते हैं। ये भी इंस्टाग्रामर हैं भैया हमारे, कैसे भैया तो आज के वही आज हम लोग इसी का ओनरशिप रिव्यू शूट कर रहे थे। बाकी ये सारी चीज़ें मतलब हमारे साथ घटी थी, आपको मैंने बता दी। अगर आप भी अगर रायपुर से या फिर भिलाई से हैं, अगर आप ओनरशिप रिव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो। बाकी की बातें हम आगे इंस्टाग्राम में कर लेंगे। बहुत दिनों से मतलब भाई लोग बहुत पहले कमेंट कर रहे थे कि हम ओनरशिप रिव्यू के लिए रेडी हैं, बट काम इतना ज़्यादा था कि ना, जिस वजह से मैं मतलब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। बट अभी के टाइम में ऐसा है कि बाइक तो बहुत सारी है, बट अब ना क्या करना है कि मुझे ओनरशिप रिव्यू भी बनाना है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ है, आप अपनी बाइक से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे DM करो। बाकी की बातें हम आगे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बी अटेंटिव, बी स्मार्ट, ऑलवेज वेयर हेलमेट, राइड सेफ। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।